दोस्तों नमस्कार। विवाह योग्य जैसे ही बच्चे होने लगते हैं, हर माता पिता की चिंता होती है कि बच्चों के लिए सही साथी का चुनाव किया जाए। परंतु उस सही साथी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कुंडली मिलान का। एस्ट्रोलॉजी के आधार पर नाड़ी दोषों के साथ साथ किस तरह से गुण मिलान किया जाता है, उससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उम्मीद है आपने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। परंतु जिन लोगों के पास समय नहीं होता ठीक से, यानी कि डेट ऑफ बर्थ होती है, समय नहीं होता, तो वो लोग क्या करें? क्या न्यूमरोलॉजी में ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये जान पाएँ कि ये विवाह हमारे बच्चे के लिए उपयुक्त होगा या नहीं, और इस विवाह से हमारे बच्चे को वो खुशियाँ मिलेंगी जो हम अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत सुखी रहें, खुश रहें। चाहे वो लड़का हो तो योग्य वधू का चुनाव करें, और लड़की है तो एक अच्छे वर की तलाश करें ताकि बच्चे बहुत खुश रहें। क्योंकि मेंटल लेवल के साथ साथ हमारे सामाजिक स्तर को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूमरोलॉजी में किस तरह से मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी को देखा जाता है, कैसे हम जान पाएंगे कि ये विवाह उपयुक्त होगा या नहीं, ये मैरिज हमारे बच्चे को खुशियाँ दे पाएगी या नहीं? बहुत ही आसान सा तरीका है, चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर करवा सकते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में विवाह मिलान से संबंधित वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर नाड़ी दोष के नाम से है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और आज की वीडियो का जो महत्वपूर्ण विषय है, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी एज पर न्यूमरोलॉजी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा, और मेरे साथ आने वाली हर वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बात सबसे पहली आती है कि अगर अंकों के आधार पर बात करें तो जब भी किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ आपके समक्ष आती है तो सबसे पहला जो अंक है आपको दिखता है वो है डे नंबर। और डे नंबर हमारी नेचर, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी जो हम अंदर से क्या हैं और किस तरह से हमारे विचार हैं वो दिखाती है। तो काफ़ी कुछ अंदाज़ा आप डे नंबर को देखकर लगा सकते हैं कि 8 नंबर वाला व्यक्ति है, 4 वाला है, या उसका मिलान किसके साथ। ऐसा तो नहीं कि 4 और 8 वालों की शादी नहीं करेंगे, क्या उनके लिए कोई साथी ही नहीं बना जीवन में? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर नंबर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और स्वभाव अलग होने से रिश्ते टूटा नहीं करते। रिश्ते टूटते हैं जब हमारा भाग्य सही तरह साथ नहीं देता। तो मैरिज में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भाग्यांक का मिलान, यानी कि भाग्यांक चार्ट के आधार पर जो कीरो ने सिस्टम दिया है उसका मिलान महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ साथ हम दोनों, जब दो पार्टनर्स होते हैं, अगर दोनों का भाग्य सेम है, यानी कि अगर हमारा लेवल नीचे है तो नीचे सामने वाले का भी वो स्तर है, और आगे आने वाले में जो चार्ट्स में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका आने वाला भविष्य थोड़ा सा और बेहतर होगा आफ्टर मैरिज या नहीं, तो फिर वहाँ चीज़ें अच्छी होने की कल्पना थोड़ी कम की जा सकती है। तो ध्यान देना चाहिए कि एक्सचेंज ऑफ नंबर्स क्या कहते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक अंक उपस्थित है और दूसरे के पास वही नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि जो अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, सामने वाले की में है, तो उसकी अनुपस्थिति आपके जीवन में वो कमी नहीं लाएगी। परंतु एक ही अंक दोनों चार्ट्स में बार बार रिपीट हो रहा है और एक अंक दोनों में अगर नहीं है, तो वहाँ परेशानी होने की संभावना बनती है। दूसरी बात, हम तीसरी बात जो हम करते हैं वो बात करते हैं कि शादी के समय पर पर्सनल ईयर क्या है, क्योंकि दशाओं का जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में रोल होता है, विवाह के समय कहा भी गया है कि अगर 6, 8, 12 की आने वाले समय में दशाएं आने वाली हैं, ये चल रही हैं, तो वह शादी पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मैच मेकिंग पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसी तरह से अंक शास्त्र ने भी कुछ अंक, ज़रूरी अंक दिए हैं जो विवाह की सफलता या असफलता को दिखाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे वर्षों का निर्धारण भी किया गया है जिसमें अगर विवाह किया जाए तो वहाँ डेफिनेटली परेशानी आती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ज़रूरी अंक हैं विवाह मिलान के लिए एज पर न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहला अंक है अंक 5 और 6।
आप सभी जानते हैं 6 तो शुक्र का अंक है और शुक्र हमारी सुख सुविधा, हमारे पार्टनर, हमारे जीवन साथी, हमारे जीवन की हर वैवाहिक सुख सुविधा का कारक है। तो जहाँ 6 नंबर उपस्थित होता है वहाँ पर शादी की सफलता की कल्पना काफ़ी हद तक की जाती है, परंतु ऐसा नहीं कि मात्र 6 के होने से आपकी शादी सफल या असफल होगी। तो जिनके 6 नहीं होता क्या उनकी शादियां सफल नहीं होती? ऐसा नहीं है, परंतु फिर भी ये एक महत्वपूर्ण अंक है 6। उसके बाद दूसरा अंक आता है 5, क्योंकि अंक शास्त्र में या लोशो ग्रिड में ये माना गया है कि 5 का अंक वो अंक है जो हमारे पूरे जीवन को संतुलित करने की क्षमता रखता है, यानी कि अर्थ एलिमेंट है, यानी कि स्टेबिलिटी है और प्रिंस है। क्योंकि शादी का जो महत्वपूर्ण आगे का जो सीन होता है वो होती है हमारी प्रोजनी, बच्चा। अगर नंबर 5 उपस्थित है तो काफ़ी हद तक चीज़ें संतुलित होने की संभावना होती है। तो 5 और 6 वो 2 इम्पॉर्टेंट अंक हैं जिनमें से अगर एक अंक उपस्थित हो तो भी ठीक है, अगर दोनों हो तो फिर क्या बात है। परंतु यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात देखने की है कि फैमिली नंबर्स में अगर हम देखते हैं तो हम 2 और 6 को लेते हैं, यानी कि 2 भी फैमिली नंबर है, इमोशनल नंबर है, हमारे पार्टनर का नंबर है या पार्टनरशिप का नंबर है, इमोशंस का, या हमारी फैमिली है। तो वहीं पर 6 का अंक भी हमारे जीवन की सुख सुविधा या हमारा पार्टनर है। तो दोनों नंबर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि दोनों में से अगर एक है और एक नहीं है तो भी काफ़ी हद तक दूसरे अंक की कमी को वो पूरा कर सकता है। यानी कि अगर 2 अंक उपस्थित है और 6 नहीं है तो भी उन चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये चिंता मत कीजिएगा कि 6 नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 अंकों को देख लिया, 2, 5 और 6। और चौथा जो महत्वपूर्ण अंक है वो है अंक 3, क्योंकि अंक 3 जुपिटर का अंक है, गुरु की ब्लेसिंग है। अगर जुपिटर का अंक कहीं उपस्थित नहीं होता, परंतु अगर 7 का अंक उपस्थित होता है तो जुपिटर को वो रिप्लेस कर पाता है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान, गुरु, स्पिरिचुअलिटी के आशीर्वाद के नंबर हैं। अगर दोनों में से एक मिलता है तो हमारी संतति यानी कि बच्चे होने में परेशानी कभी नहीं आएगी। तो यानी कि 3 और 7 में से भी एक अंक अगर उपस्थित होता है तो जीवन काफ़ी सुखमय और सुखद माना जाता है। तो ये हुए हमारे पास 3 और 2 5 अंक, यानी कि 5 अंकों की उपस्थिति विवाह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2, 3, 5, 6 और 7। अब बात करते हैं कि पर्सनल ईयर्स को, अगर मैंने बोला कि पर्सनल ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज शुड ऑल्सो बी सीन, तो वो किस तरह से देखें, कौन से पर्सनल ईयर अच्छे माने जाएंगे शादी के लिए और क्यों, रीज़न भी हर चीज़ के पीछे कि क्यों। तो सबसे पहला पर्सनल ईयर आता है नंबर 1, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज विद द रूल्स। बिकॉज अगर आप 8 नंबर से हैं तो आपके लिए एक पर्सनल ईयर अच्छा नहीं होगा। अदरवाइज पर्सनल ईयर 1 इज़ गुड फॉर एवरीवन फॉर द मैरिज पर्पस, क्योंकि बिगिनिंग का ईयर है। यानी कि जब जिस तरह से हम लोशो ग्रिड जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम मानते हैं, जब पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अगर पर्सनल ईयर 1 है तो उसको बोला जाता है ईयर ऑफ गुड स्टार्ट, ईयर ऑफ बिगिनिंग। तो शादी भी एक बिगिनिंग है, हमारे जीवन की नई शुरुआत है, क्योंकि विवाह के बाद जीवन का ग्राफ कैसा होगा वो एक बिल्कुल नई रूपरेखा होती है। तो नंबर 1 इज़ वेरी गुड फॉर द मैरिज। पर्सनल ईयर 2 इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज ये फैमिली का नंबर है और इमोशनल नंबर है और बॉन्डिंग्स का नंबर है, यानी कि पार्टनरशिप का नंबर है। तो अगर जो नंबर हमें पार्टनरशिप के लिए अच्छा है तो वो, वैसे भी अगर नंबर 2 को पर्सनल ईयर के आधार पर देखा जाए तो एसोसिएशन का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। तो डेफिनेटली नंबर 2 इज़ वेरी गुड, यानी कि पर्सनल ईयर अगर 2 है तो आपकी मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल होने के चांसेस बनते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 जहाँ पर गुरु के आशीर्वाद का अंक है वहीं पर एडिशन का अंक है, एक्सपेंशन का अंक है। यानी कि अगर विवाह किया जाता है तो वहाँ एक्सपेंशन की उम्मीद ज़रूर रखी जाती है। एक्सपेंशन आप समझ सकते हैं बच्चों के रूप में, यानी कि जब 2 व्यक्ति जुड़ते हैं तो वहाँ तीसरे के आने से घर परिवार बढ़ता है। तो डेफिनेटली नंबर 3 पर्सनल ईयर इज़ वेरी गुड फॉर द मैरिज। परंतु यहाँ भी एक्सेप्शन है कि अगर आप 6 नंबर से हैं तो थोड़ा सा, अगर आप 3 को अवॉइड कर सकते हैं तो किया जाना चाहिए। नंबर 4
मैरिज के लिए अच्छा या बुरा इस आधार पर है कि अगर मैरिज होती है नंबर 4 ईयर में, पर्सनल ईयर में, तो वहाँ थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़े से क्लैशेस होने की संभावना होती है। परंतु यहाँ भी एक और ऑप्शन भी हमारे पास होता है, यानी कि दोनों पार्टनर्स के अगर 4 और 8 पर्सनल ईयर हैं, या दोनों के में 4 या 2 है, या दोनों का 4 और 6 है, तो अगर एक का भी पर्सनल ईयर कुछ सही है तो चीज़ें बैलेंस की जा सकती। परंतु दोनों के अगर इस तरह से आ रहे हैं कि मैरिज के टाइम पे एक का 4 है, दूसरे का 8 है, एक का 3 है, दूसरे का 6 है, तो वहाँ थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट होने की संभावना बनती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5 इज़ वेरी गुड फॉर द मैरिज पर्पस। वैसे भी पर्सनल ईयर नंबर 4 इज़ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो आपने सोचा है वो नहीं होगा, जो नहीं सोचा वो भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। तो उन बदलावों को लाने के लिए किस तरह से, बाकी पॉजिटिविटी को और फैक्टर से देखेंगे, परंतु नंबर 5 इज़ वेरी गुड फॉर द मैरिज पर्पस। और नंबर 6 तो हम सभी जानते हैं कि मैरिज के लिए वंडरफुल ईयर है। नंबर 6 में अगर शादी होती है तो वो काफ़ी हद तक उसके सफल होने की संभावना बनती है। नंबर 7 थोड़ा सा चीटिंग का वर्ष होता है, तो अगर इस ईयर में शादी की बात होती है या शादी होती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक बात ज़रूर रह जाती है जहाँ पर हमें जीवन के अंत तक ये पछतावा होता रहता है कि ये मैंने सोचा था परंतु ये नहीं मिला, ये मिला। तो ये बात वहाँ पर आती है। अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 को जनरली मैरिज पर्पस के लिए अवॉइड किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेफर किया जाता है, परंतु फिर भी अगर कुछ ऐसे कारण हों कि आपको पर्सनल ईयर 8 में शादी करनी ही पड़ रही है, कोई रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर आप नंबर 8 से भी हैं तो 9 का वर्ष भी अच्छा नहीं होगा, नंबर 1 भी अच्छा नहीं होगा, यानी कि आने वाले 2 वर्ष भी आपके लिए प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो कितने वर्षों तक इंतज़ार करेंगे, कैसे इतना लंबा आप समय इंतज़ार कर सकते हैं? हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब रिश्ता तय होने के बाद हर किसी की इच्छा होती है कि समय पर विवाह भी हो जाए। तो वहाँ पर अगर आपको पर्सनल ईयर 8 में मैरिज करनी पड़ रही है किसी कारण से, तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि एट द एंड ऑफ पर्सनल ईयर 8, जब पर्सनल ईयर 8 ख़त्म होने वाला हो तब शादी कीजिएगा। एकदम स्टार्टिंग में करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। और नंबर 9 इज़ नॉट गुड फॉर द मैरिज। अगर मैं कहूँ कि नंबर 9 पर्सनल ईयर में कोई भी नई शुरुआत, कोई भी नया काम ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि एंडिंग ऑफ द साइकिल है, रिवॉल्यूशनरी ईयर है, और इस समय पर अगर आप कोई नया फैसला, नया काम करते हैं तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। तो ये हुए हमारे पर्सनल ईयर। और अंक कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, अब हम बाकी के 3 जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं इसके मैचिंग के, उसमें हमने जो कीरो ने हमें एक डेस्टिनी चार्ट प्रोवाइड किया है उसे देखते हैं। उसके साथ साथ पर्सनल ईयर की मैचिंग की जाती है, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सचेंज ऑफ नंबर्स। इन तीनों के आधार पर अगर आप किसी की मैरिज कंपैटिबिलिटी को 3 भागों में बांटेंगे, यानी कि जो अंक शास्त्र की बात है तो अंकों की ही बात करेंगे यहाँ पर, कि किस तरह से एक मैरिज को 100 आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स मिलेंगे जो हम मैचिंग करते हैं, किस तरह से उनको गिनेंगे। अगर उनको गिनने के बाद अगर आपकी मैच मेकिंग बिलो 50 आती है तो यू हैव टू से नो टू दैट मैरिज, यानी कि ये मैरिज नहीं होगी। अगर 50 to 70 यानी कि सिर्फ 50 तक आती है, 50, 53, 54, दैट मीन्स ओके मैरिज। परंतु अगर इससे ऊपर और 70 तक आती है तो वेरी गुड। और उसके बाद 90 to 70 to 90 आती है तो बहुत अच्छी, और 90 अबव तो एक्सेलेंट है। तो इस तरह से अगर आप इसे समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसे समझाना चाहूँगी। ये एग्जाम्पल है हमारे पास शाहरुख खान और गौरी खान का। अगर इनको अलग अलग से देखेंगे तो शायद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लैग करती हुई दिखाई देती हैं, परंतु अगर आप इन्हें दोनों को साथ साथ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखती हैं। यहाँ पर शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965, और अगर इनका पर्सनल ईयर और डेस्टिनी देखा जाता है तो 2 और 7, और गौरी खान का डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1970, और इनका कॉम्बिनेशन है 8 और 8 का। देखिए
8 और 8 के कॉम्बिनेशन में कहीं काफ़ी बार विवाह की उम्मीद भी कम होती है, या विवाह होता है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, परंतु ये सक्सेसफुल मैरिज का उदाहरण है, बहुत अच्छी मैरिज है। तो यहाँ पर हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद हमने 3 फैक्टर्स को देखा, एक्सचेंज ऑफ नंबर्स, डेस्टिनी मैचिंग एंड द पर्सनल ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो डेस्टिनी मैचिंग के लिए आपको लोशो ग्रिड, जो लोशो या कीरो सिस्टम ने जो चार्ट प्रोवाइड किया है डेस्टिनी चार्ट, वो भी लेना होगा। उसके साथ साथ आप इन दोनों की ग्रिड भरने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज ऑफ नंबर्स, यानी कि शाहरुख खान को नंबर 8 मिलता है गौरी खान से, एंड गौरी खान को नंबर 5 मिलता है। उसी तरह नंबर 2 गौरी खान को मिलता है शाहरुख खान से। इन दोनों के चार्ट्स को देखने के बाद सिर्फ नंबर 4 और नंबर 3 ऐसे नंबर हैं जो इनकी मैच मेकिंग के बाद इनकी ग्रिड में उपस्थित नहीं हैं। तो यहाँ पर इसके आधार पर हमने इन्हें मार्क्स दिए हैं, यानी कि इनकी एक कंपैटिबिलिटी में ये ऐड किया, यानी कि 25। इसी तरह बाकी की मैच मेकिंग करके जब हमने टोटल किया तो ये आता है 73%, और 73% पर हमने बोला कि अबव 70 इज़ अ वेरी गुड मैरिज। तो अगर आप देखेंगे कि शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ में अगर फर्स्ट कॉलम आप देखते हैं, फर्स्ट एरो देखते हैं, तो प्रैक्टिकल प्लानिंग बहुत कम है, 438, परंतु जैसे ही मैरिज होती है 88 इनके पास आता है, तो इनके जीवन की स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। वो अलग बात है कि शाहरुख खान के पास 951 प्रेजेंट है, और मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जिनके पास भी 951 है उनकी प्रेडिक्शन बहुत आराम से सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि 951 वो एरो है वो जो पूरे जीवन की रूपरेखा बदल सकता है, पूरे जीवन की प्रेडिक्शंस बदल सकता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ों को भी देखना है, डे नंबर क्या है, आपका डेस्टिनी मैचिंग क्या है। परंतु उसके बाद जब ओवरऑल रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर हमें 100 में से अगर 73, 75, वो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, आप किस आधार पर करते हैं उसके आधार पर अंक ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैच मेकिंग न्यूमरोलॉजी के आधार पर की जाती है, अगर किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अगर न्यूमरोलॉजी से भी मैच मेकिंग की जाए और दोनों के कंबाइंड रिजल्ट को अगर फॉलो किया जाए तो रिजल्ट और भी बेहतर आते हैं। तो दोस्तों ये थी कंपैटिबिलिटी, मैरिज कंपैटिबिलिटी एज़ पर न्यूमरोलॉजी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कमेंट करते हैं आपको तो हमें मालूम पड़ता है आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। तो दोस्तों आपके कमेंट्स, लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन की उम्मीद रखते हुए इस वीडियो में आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।